जय हिंद फ्रेंड्स, टुडे इज 2 अगस्त 2023। लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आता हूँ सारी डिटेलिंग, जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, पीआईबी न्यूज़ होती हैं और डाउन टू अर्थ के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एडिटोरियल एनालिसिस है, से डेली बैकग्राउंड है और प्रतिदिन जो एक रिवर और ग्लोसरी जो मैं कवर करता हूं वो भी सारी डिटेलिंग, साथ ही साथ बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है विथ मैप। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे नई चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हर बार की तरह शुरुआत करते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो 2022 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ये पेयर है उसको मैच कराना है, कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। तो पहले में क्या दे रहा है, साइट ऑफ अशोका है ये मेजर रॉक एडिक्ट, और जो लोकेशन है उससे आपको मैच कराना है। तो धौली कहाँ पे है, धौली कह रहा है उड़ीसा में है। ईरागुड़ी कहाँ पे है, कह रहा है आंध्र प्रदेश में है। जोगदा कहाँ पे है, कह रहा है मध्य प्रदेश में है। कालसी कहाँ है, कह रहा है कर्नाटका में है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। कमेंट सेक्शंस खुला है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट वहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। साथ ही साथ इसके आंसर को भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। दूसरी चीज़ें बता दूं, नेक्स्ट डे इसकी डिटेलिंग आपको दे दी जाती है, कोई इशू वहाँ पे नहीं होगी, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट डे दे दी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे संगम लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछा है जो कि इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है हिस्ट्री के फील्ड में। तो एंशिएंट साउथ इंडिया यहाँ पे कौन सा सही है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो कह रहा है संगम पोयम डिवाइड ऑफ एनी रिफरेंस टू मटेरियल कल्चर। दूसरा जो कह रहा है सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है संगम पोएम्स हैव नो रिफरेंस टू वैरियर एथिक। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है संगम लिटरेचर रिफर टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। यहाँ पे इरेशनल बातें बोली जा रही हैं। अब यहाँ पे कौन सा सही है आपको कमेंट सेक्शंस में लिखना है, बाकी डिटेलिंग तो मैं कल नेक्स्ट डे दे ही दूंगा, कोई इशू नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आया है। तो यहाँ पे बहुत ही बुरा खबर एक प्रकार से कहा जा सकता है। जो सोहन है, सोहन कहाँ पे है, तो आपके हरियाणा में है। और हरियाणा में क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मस्जिद है ना, मस्जिद के इमाम को यहाँ पे मार दिया गया है। एक भीड़ आता है, गुरुग्राम में ये मस्जिद है, तो 26 साल के इमाम थे, इनको यहाँ पे मार दिया गया है। गन लेकर के ये भीड़ पहुंची थी और जो रिलीजियस वर्शिप प्लेस है मॉस्क्यू के अंदर, वहां पर पहुंच के इनको मार दिया गया है। तो ये भीड़ के तरह द्वारा ऐसी कृत्य की गई है जो कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे क्या कि इस एरिया में अगर बात करी जाए तो बहुत सारे दंगे फसाद भी होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे पे यहाँ पे क्या पथराव हो रहे हैं और बहुत सारी यहाँ पे भीड़, पुलिस जो है यहाँ पे कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है दंगे फसाद कम अभी नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है आज आपको बताना था वो क्या है, तो मणिपुर के ऊपर यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। वो क्या, तो मणिपुर का जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मांगा है स्टेट गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे आपको बता दें मणिपुर में जो गवर्नमेंट है वो अभी जो रूल कर रहा है सेंटर में उसकी गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ जो स्टेट में है इसी की ही गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले बता दिया। अब इशू क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या डिमांड कर रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, आप हमें दीजिए। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे पुलिस जाँच करी है अभी तक, जो FIR रजिस्टर्ड किए हैं अभी तक, जिसमें 6523 FIR यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि जो आप पहले रजिस्टर किए हैं केसेस को ना, वो हमें बताइए कि किस किस कैटेगरी के केसेस हैं। जैसे कि अगर वुमेन के रेप हुए हैं यहाँ पे तो वो कितने केसेस हैं, नंबर ऑफ द केसेस, मर्डर हुए हैं वो कितने केसेस हैं,
यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी क्राइम हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइम की बातें बोली जा रही हैं, वो केसेस क्या हैं, यानी कैटेगराइजेशन ऑफ द क्राइम रिकॉर्ड यहाँ पे सीधे सीधे क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, आप हमें दीजिए। और ये चीजें किससे मांग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से मांग रहा है। जाहिर सी बात है उसके पास सारे आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि वहां की रूलिंग गवर्नमेंट है वो अभी कंकरेंटली। तो यहाँ पे ऐसी चीजें बोली जा रही हैं और यहाँ पे क्या पलड़ा झाड़ते हुए चीजें निकल के आ रही हैं कि जो अभी डाटा है वो कैटेगराइजेशन नहीं हुई है, सारी चीजें इश्यू निकल के आ रही हैं। दूसरी चीजें जो तुषार मेहता हैं, ये तुषार मेहता कौन है, याद रखिएगा सॉलिसिटर जनरल हैं। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, यानी जो सेंटर के अगर बात करी जाए, केंद्र के जो गवर्नमेंट के लीगल चीजों को देखने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यहां पे मेरा क्वेश्चन आपसे वो रहा। सॉलिसिटर जनरल को यहां पे जवाब देना पड़ रहा है कि जो मणिपुर का है और जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों की तरफ से यहाँ पे वो जवाब देते हुए नजर आए हैं कि पहले तो कह रहे थे कि हमें जो है 30 दिन का टाइम दीजिए ताकि ये सारी चीजें कंपाइल करके आप तक पहुंचाई जा सके। दूसरी चीजें, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ है ना, ये सीधे सीधे इस चीज को मना कर दी है और इन्होंने ये बोला कि नहीं, आप 1 दिन के अंदर हमें तुरंत ये चीजें प्रोवाइड करिए। अब यहाँ पे क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, तो ये लगभग आपको बता दें पुनः बहुत ही रिसेंटली यहाँ पे एक पुनः मीटिंग होने वाली है 7 अगस्त के आसपास, यहाँ पे हियरिंग होगी और इस सुनवाई में ये सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देने वाला है कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आया। आपको बता दें सेंटर में अगर जो गवर्नमेंट है, स्टेट में जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट स्टेट में यहाँ पे मिलकर सही प्रकार से कार्य को इम्प्लीमेंट कर सकती थी और जो हुआ उसको रोक सकती थी, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल पावर की कमी दिखी, जिसके कारण यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, इस पॉलिटिकल विल पावर की कमी से इतने सारे लोगों की जाने गई, इतने ब्रूटल क्राइम्स हुए, केसेस निकल के आए जो देश का आन मान शान भी कहीं ना कहीं घटा दिया। इन सब चीजों को अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या निकल के आ रहा है, ये सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे, वो सारी की सारी चीजें इसी बात को इंगित करती हैं, दर्शाती हैं, इंडिकेट करती हैं कि जो पॉलिटिकल विल पावर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाया नहीं गया, जिसके कारण यहाँ पे बहुत हद तक पुलिस भी वहां पर कुछ कर नहीं सकी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें ये भी बोली जा रही हैं, जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप को, एक विशेष ग्रुप को यहाँ पे सहायता प्रदान करता हुआ नजर आया, जबकि वहां पे बहुत सारे ग्रुप के साथ अन्याय होता हुआ नजर आया। तो पुलिस एक विशेष ग्रुप को प्रोटेक्शंस दे रही थी, इस प्रकार की भी चीजें निकल करके आई हैं। अब यहाँ पे कोर्ट सीधे इन सब बातों को बोल रहा है कि जो भी चीजें इस प्रकार के कृत्य में लगा होगा उसको लॉ एंड ऑर्डर को फेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं किस प्रकार की चीजें चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होगी 7 अगस्त को, वो वहां पे देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पीआईबी का न्यूज हर बार आपके सामने लेकर के आता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किए, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए लोकमान्य तिलक। अच्छा, लोकमान्य तिलक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ये फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में कार्य भी किए हैं, तो उसके हिस्सा रहे हैं। दूसरी चीजें, यहाँ पे लोकमान्य अवार्ड भी इनको दिया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। तो ये पुणे गए थे, यहाँ पे इनको ये अवार्ड भी इस बार मिल चुका है, लोकमान्य तिलक अवार्ड। याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे क्या, तो फ्री लीगल एडवाइस, यहाँ पे न्याय बंधु प्रोग्राम। तो न्याय बंधु प्रोग्राम के तहत फ्री लीगल एड, जो कोई भी ऐसे गरीब तबके या मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं जो अपना किसी भी प्रकार से लीगल फाइट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की सुविधाएं बनाई गई हैं। साथ ही साथ ये एक ऐप भी निकाल दिया गया है, न्याय बंधु ऐप। याद रखिएगा इस ऐप का नाम किस चीज के लिए है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाएगी वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, गरीब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो इसी का नाम है पीएम कुसुम। अब ये क्या चीजें हैं तो आपको बता दें, ये एक मिनिस्ट्री है
न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मिनिस्ट्री है क्या कह रहा है, तो डीजलाइजेशन, तो जो डीजल होता है उसकी कमी को करने के लिए यहाँ पे जो भी फार्म सेक्टर में डीजल का प्रयोग करके पानी लाया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके यहाँ पे नहीं हो पाता था, तो लोग डीजल के प्रयोग से ही फार्मिंग करते थे, बहुत सारी पॉल्यूशंस होती थी। उसी के फील्ड में यहाँ पे गवर्नमेंट कार्य करती हुई नजर आ रही है कि जो एनर्जी और वाटर की सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ करती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण क्या होगा, पॉल्यूशंस कम होगा। अच्छा, इस स्कीम के तहत क्या दे रही है गवर्नमेंट, तो आपको बता दें, जो सोलर पंप प्रोवाइड करी जाती है, इसी स्कीम के अंतर्गत सोलर पंप प्रोवाइड करी रही है। तो याद रखिएगा पीएम कुसुम और इसका फुल फॉर्म जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। दूसरी जो है क्या है, तो पीएमएसएसवी स्कीम है। ये पीएमएसएसवी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री निकाली है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम इस चीज को निकाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यशस्वी का क्या फुल फॉर्म है, यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। इसके अंदर स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये भी चीजें याद रखिएगा। पीएमएसएसवी खास करके ओबीसी और अदर लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि इस प्रकार के इनको जो है आगे बढ़ाया जाए, इनका सोशल डेवलपमेंट करा जाए। सुप्रीम इंडिक्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीजें निकल के आई हैं, तो आपको बता दें, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एडिटोरियल है जो कि आपको यहाँ पे समझना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको बता देंगे इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा जजमेंट, एक ऐसी चीजें बोलना जो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ब्रूटली तरीके से इम्पैक्ट करती हुई चीजें नजर आई है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये चीजें बोलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे कि जो मणिपुर गवर्नमेंट है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं लेथर्जिक इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। इसका क्या मतलब होता है, लिथर्जिक का सीधे सीधे देखिए एक वर्ड मीनिंग भी तैयार हो जाएगी, ये कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो इतना इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करता हूँ अपने चीज़ों में, तो खास करके याद रखिएगा आप ही लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वो क्यों, क्योंकि आपको एक पेपर क्वालिफाइंग भी निकालनी होती है, वो आपका चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, एक पेपर आपको क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको इंग्लिश आना भी चाहिए। तो लेथर्जिक का क्या मतलब होता है, कहीं ना कहीं एक सुस्त रवैया बोल सकते हैं, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं बहुत आलसपना, बहुत स्लो प्रोसेस, इन सब चीज़ों को आप कह सकते हैं। जो मणिपुर की गवर्नमेंट यहाँ पे इतने एथनिक वायलेंस हुई हैं उसको लेकर के यहाँ पे दिखाती हुई नजर आई है। 3 मई से ही जितने सारे केसेस निकल के आए, फिर भी जो है केस की जो रजिस्ट्रेशन हुई है ना, वो बहुत देर में जाकर के केस रजिस्टर करी गई है। कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, ये भी एक बहुत प्रकार से क्लियर डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। 6500 के आसपास जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम FIR बोलते हैं, यहाँ पे फाइल किया गया है इस वायलेंस को लेकर के। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इसको यहाँ पे इसके पास जो एक्यूरेट डाटा है कि किसको क्या हुआ है और किस 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 कैटेगरी में यहाँ पे जो FIR हुए हैं, वो भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं बता पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार की यहाँ पे लूप होल्स कही जाएगी, कि जो लूप होल्स क्या कही जाएगी, मतलब लेथर्जिक इज ए गुड वर्ड फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटी इफ एनी गवर्नमेंट इज परसुइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। इफ I will say such kind of activity should not be tolerated at any cost and conditions, because such kind of things is really brutal to the democratic country like India। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और इस प्रकार की चीज़ें जो चल रही हैं, यहाँ पे बात ये भी बोली जा रही है कि ये जो चीज़ें हैं रुकी नहीं हैं, अभी पुलिस एक्शंस भी यहाँ पे जो है बहुत तीव्र गति से एक्टिव मूड में नहीं आई है, यानी जो कोऑपरेशंस है एडमिनिस्ट्रेशन से भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ पे फेल होते ही नजर आएंगे। मणिपुर की DGP जनरल से भी ये चीजें क्वेश्चंस पूछती हुई नजर आई है। 7 तारीख को यहाँ पे सुनवाई है। तो मणिपुर के डायरेक्टर जनरल पुलिस जो हैं, जो स्टेट के माने जाते हैं टॉप हेड यहाँ पे,
ये एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस के हेड माने जाते हैं किसी भी स्टेट के, तो याद रखिएगा। दूसरी क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे स्टेट पुलिस की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चंस उठती हुई नजर आ रही है। कोर्ट इन सब चीज को यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन बोला है कि ये लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी संविधान को यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट फेल होती हुई नजर आ रही है। मॉब वायलेंस को बात करी जाए तो इस प्रकार की चीजें भी अभी भी चल रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये मणिपुर है कहाँ? अपने अगर भारत भूमि को देखा जाए तो ये भारत देश की कैपिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली। दूसरी चीजें क्या है यहाँ पे, तो ये अपनी प्यारी मणिपुर है, इसकी राजधानी इम्फाल है। और ये बॉर्डर कितने राज्यों से टच करती है, तो मैंने कई बार आपसे पूछा है, तो यहाँ पे नागालैंड, आसाम और मिजोरम 3 स्टेट से बॉर्डर टच करती है। साथ ही साथ म्यांमार एक कंट्री है, इससे बॉर्डर टच करती है। यहाँ पे 2 कम्युनिटी के बीच में एथनिक वायलेंस हुआ। पहली कम्युनिटी क्या है, एक कुकी है, दूसरी क्या है, मितई है। ये दोनों ग्रुप जो है यहाँ पे, कुकी को जो कम्युनिटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जो कम्युनिटी। तो कुकी जो कम्युनिटी जो है, इन दोनों में 6 शेड्यूल को लेकर के यहाँ पे घमासान वार चल रहा है। आपने सामने एक दूसरे के बंकर बना के आर्मी की तरह लोग खड़े हो गए हैं। एक दूसरे की कम्युनिटी यहाँ पे अपने बच्चों को, घर को, अपने एरिया को, सोसाइटी को, अपने रिलीजियस टेम्पल को, क्रिश्चियन चर्च को प्रोटेक्शंस करती हुई नजर आ रही है। ये जो ग्रुप है वो हिंदू कम्युनिटी को रिजेंबल करती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो ग्रुप है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिजेंबल करती है मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट की रीजन आपको देख ही सकते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेलिंग कि किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं। बात करी जा रही है कम्युनल क्लैशेस की इंडिया की, तो यहाँ पे जो मॉब वायलेंसेज है, मॉब का ये जो भीड़ है, मॉबोक्रेसी की बात करी जा रही है यहाँ पे, ये बहुत लंबे से चली आ रही है। कोई यहाँ पे नई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेट में जो चल रही है ये बहुत विचित्र यूनिक चीज़ निकल के आ रही है। मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर में बहुत सारी यहाँ पे प्रूफ भी मिली हैं गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो आंकड़े यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो डरावने वाले आंकड़े हैं। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं बाईपास करती हुई नजर आ रही है। अब जो रिपोर्ट आएगी, हियरिंग आएगी, उसमें सुना जाएगा। दूसरी चीजें क्या बोली जा रही हैं, बहुत ही ज्यादा ये टेंशन देने वाली चीजें हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पुलिस ही लोगों को यहाँ पे जो असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो ये पहला साइन है ट्रबल का, इस प्रकार की चीजें होने का। मणिपुर में वायलेंस एक प्रकार से अगर बात करी जाए तो ये रोका जा सकता था, ये इतना तीव्र गति से फैलता बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो भी चीजें वायलेंस के तरीके से चीजें हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है, ऑफिशियल्स हैं, इनमें जो है कोऑपरेशन तो होता ही होगा, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्शंस यहाँ पे नहीं ले पाए। अब ये क्यों नहीं ले पाए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि ये एक्शंस नहीं ले पाए? क्योंकि कोई भी क्राइम होता है तो ऑफिशियल्स एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रीजन था जो एक्शन नहीं ले पाए? पुलिस पर्सोनल भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी ड्यूटी करने से यहाँ पे फेल हो गए हैं। जो मॉब है ना, वो यहाँ पे बहुत प्रकार के लॉ को यहाँ पे अपने हाथ में लेते हुए नजर आया। क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दे रहा है? कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। और बहुत दुख की बात ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, यहाँ पे सीधे सीधे एडिटोरियल में ये चीजें मेंशन है कि ये कहीं ना कहीं मणिपुर की ग्रेविटी को डिनाई करती हुई नजर आ रही है, उसके सिचुएशंस पे इतना फोकस करती हुई नहीं नजर आ रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे अपोजिशन रूल्ड स्टेट जो क्राइम निकल के आ रहे हैं, यानी जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है उस स्टेट को साध करके मणिपुर को ये बोला गया कि मणिपुर की कोई भी क्राइम बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। साथ ही साथ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश का नाम तो नहीं लिया था उन्होंने, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में कहीं भी इस प्रकार की कृत्य हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस प्रकार के अगर स्टेटमेंट आपके लीडर के द्वारा आता है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप पॉलिटिसाइज पहले ही इसको कर रहे थे। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आशा करते हैं जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताया वो क्लियर हो गई होंगी।
पॉलिटिकल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, यहाँ पे क्या इशू है, गवर्नमेंट के क्या एक्शंस हैं, किस प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट कार्य कर रही है, पुलिस पर्सोनल किस प्रकार से फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही हैं, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। अपोजिशंस ग्रुप अभी जिसका नाम इंडिया है, तो इंडिया का क्या फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको, तो इंडिया का है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। ये चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पार्टी जो एक अपोजिशंस ग्रुप अपना नाम एक्रोनेम लेके आई है इंडिया, वो चीजें याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं, तो जो स्टेट है ना मणिपुर, वहां पे उस विजिट किए हैं और ये जो 21 मेंबर यहाँ पे अपोजिशंस के लिए गए थे और ये सीधे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलते हुए नजर आए हैं और अर्ज किए हैं यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे चीजों को सही किया जाए। दूसरी चीजें, अब जो हैं ये ग्रुप डिस्कशंस के लिए राज्यसभा में तैयार हो जाएगा और ये जो डिमांड कर रहा है कि पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जवाब दें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो चाहे ना हो, अब ये चीजें यहाँ पे डिबेट होंगी इस प्रकार से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ब्रूटल कंडीशंस में ऐसी चीजें पहुंच चुकी हैं। इस प्रकार की चीजें इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा कर दी हैं देश के सामने कि कहीं ना कहीं मणिपुर का जो हाल है ना, मणिपुर की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं चल पा रहे हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार के वहाँ पे जो नीडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, मेडिसिन्स को लेके, हेल्थ को लेके हर प्रकार की चीज़ें वहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आज के डेट में, जो कि डिजिटल वर्ल्ड आज की हो चुकी है। इंटरनेट बैन भी इस प्रकार की चीजें वहां पे हैं। इंटरनेट बैन लंबे समय तक रहेगा तो लोगों का क्या होगा, जो बिलीफ होगा ना वो भी यहाँ पे निकलता हुआ नजर आएगा और लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते नजर आएंगे। दूसरी चीजें, जो इंफॉर्मेशन होगी वो भी फ्लो करके सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगी। ये सारी चीजें थी, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। मणिपुर के क्या हालात हैं, किस प्रकार की डिस्कशंस चल रही है। दोस्तों, ये मेरा चैनल है, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको बता दें, पूरी वीडियो की पीडीएफ भी एक जगह पे प्रोवाइड कर जाती है, टेलीग्राम चैनल लिंक में है, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी करते होंगे उनको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक चीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस चैनल को प्रमोशंस में थोड़ी मदद मिले। YouTube उसी को रिकमेंड करता है जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं DPDP है क्या। ये DPDP, ये सारी चीजें डिटेल में देखी जाएगी, क्या इसके लूप होल्स हैं, कमियां हैं, बिल में क्या अमेंडमेंट लाई है गवर्नमेंट, किस प्रकार से आम लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, उनके राइट्स, अधिकार को किस प्रकार से ये इम्पैक्ट करेगी, बिल की डिटेलिंग्स को देखा जाएगा, बैकग्राउंड डिटेलिंग देखा जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं अब, तो ये DPDP है क्या। सबसे पहले तो यही चीजें निकल के आ रही हैं। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये पार्लियामेंट में आया है और जो फाइनल ड्राफ्ट है ना, वो कहीं ना कहीं सीक्रेट तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया। बताइए, बिल को कभी सीक्रेट तरीके से ड्राफ्ट ही नहीं किया जाता था। ये बिल क्या ऐसा बिल है जो इतना सीक्रेट तरीके से इसको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? जब पार्लियामेंट में बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, एडहॉक कमेटी होती हैं, इनको बिल जानी चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी को जानी चाहिए, ताकि अच्छे से उस पर जो एक्सपर्ट है ना पैनल में, वो लोग इस पे डिबेट करें, वो लोग इसको फॉर्मुलेट करें। यहाँ पे ये सब चीजें होनी चाहिए। अपोजिशंस मेंबर की बात करी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे वो वॉकआउट हो गए यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और अपनी रिपोर्ट भी यहाँ पे इसको सबमिट करते हुए नजर आए कि ये जो बिल है ये बहुत सही बिल नहीं है, सीधे सीधे यही बोलते हुए नजर आए हैं। तो जो DPDP बिल है, जिसे हम यहाँ पे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बोलते हैं। अच्छा, आपका डाटा क्या है? डाटा वो है जैसे कि आप कोई भी एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड में भी आपका क्या डाटा है? आपका नाम है, आपका पिता का नाम है, आपका एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका मेल फीमेल का एड्रेस है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? UIDI में है, आपके आधार कार्ड में है,
उसी प्रकार से कोई भी ऐप्स पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऐप्स में हम करते हैं तो वहाँ पे अपना डिटेलिंग भी देते हैं। तो यही सारी डाटा की बातें बोली जा रही हैं कि डाटा किस प्रकार से इशू क्रिएट कर सकता है। तो ये डाटा जो डीपीडीपी बिल है ना, ये क्या क्लेम कर रहा है कि ये कोई भी किसी प्रकार से जो है कमिटी को रिफर ही नहीं करा गया है। कमिटी सीधे यहाँ पे बाईपास करके निकल गया है, निकलवा दिया गया है। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। क्या कोर इसमें बदलाव आ रहा है? अच्छा, जो बदलाव आ रहा है वो हम देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। पूछ सकता है कि कोर चेंज अगर हो रहा है तो वो है क्या। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल यहाँ पे प्रोविजन लेकर के आ रहा है, और क्या बदलाव ला रहा है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब देखिए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी भी बैकग्राउंड हम देखेंगे, याद रखिएगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो क्या निकल के आ रहा है? तो ये जो पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आई थी 2005 में, ये क्या लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है? मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन की बात करें जो 2005 में, तो लोगों को शक्ति प्रदान करता है। ये सरकार से अपना क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने खर्च किया, क्या प्रोजेक्ट बन रहा है, किस प्रकार से एक्शंस हो रहे हैं। ये सारी की सारी इंपावर करी गई थी लोगों को। सिटीजन को ये अधिकार होना चाहिए ना कि सरकार से वो जवाब कर सके, लेकिन इसी में क्या हो रहे हैं? अमेंडमेंट इसी में किए जा रहे हैं। अब ये किया क्या इफेक्ट करेगा? तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को, डेमोक्रेसी सिस्टम को, पीपल को किस प्रकार से इंफॉर्मेशंस मिलेगी, इसको भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये क्या चीजें, और भी चीजें, तो लोग पर्सनल डाटा है उसको भी इंक्लूड करके यहाँ पे देखा जा रहा है। अगर पर्सनल डाटा की बात करें तो अब तो पर्सनल डाटा मिलने से रहा। क्यों? क्योंकि पर्सनल डाटा कहने का मतलब यहाँ पर मेरा यही है कि बहुत सारे कैटेगरी की पर्सनल डाटा होती हैं यहाँ पे। तो इन प्रकार की चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या बोला है? तो जो सिटीजन है उनको तो अधिकार है यहाँ पे जानने के लिए कि क्या विलफुल डिफॉल्टर हैं, किस प्रकार से नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक किस प्रकार से यहाँ पे जो डूब रहे हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशंस लेने की अधिकार दी गई है। किसको? सिटीजन को ये अधिकार दी गई है। तो अब कहीं ना कहीं अगर बिल में ही चेंज हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको इस प्रकार के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। तो आप देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन जो बैकग्राउंड में जाकर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखेंगे इसकी बैकग्राउंड को। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पे लाया गया था। सॉरी। और ये क्या रूल सेट करता है? तो ये सिटीजन को राइट मिल सके उसका ये फॉर्मुलेशंस होती है इसके अंतर्गत। तो ये रिप्लेस करता है किसको? तो फार्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली इसको पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है। दूसरी चीजें क्या बोली जा रही हैं? जो आरटीआई एक्ट है ना, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, इंस्ट्रूमेंटली स्टेट की किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, यानी कोई भी अथॉरिटी से स्टेट के, यहाँ पे कि आप 30 दिन के अंदर उनको जवाब दीजिए। तो यहाँ पे इनका अधिकार है कि ये 30 दिन के अंदर 30 डेज, विद इन 13 डेज। ये देखिए इतनी स्ट्रांग तरीके से यहाँ पे बातें बोली गई हैं कि विद इन 30 डेज जो बातें बोली जा रही हैं कि हमारे राइट्स हैं, हमें अधिकार दीजिए कि ये इंफॉर्मेशंस क्या है। कोई भी चीजें हम पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से अगर बात करी जाए यहाँ पे। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सिटीजन को एम्पावर करता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि सबको पता हो क्या चीजें चल रही हैं। जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। करप्शंस भी अगर कोई चीजें हो रहा है उस पर भी हम लोग इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। पीपल की पार्टिसिपेशंस को ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। अगर सिटीजन्स आपसे क्वेश्चंस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो देश के लीगल सिस्टम में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं अधिकार है। तो ये सिटीजन सेंट्रिक रोल जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये जो केस है ना, ये
पिटिशनर के लाइफ और लिबर्टी की बातें यहाँ पे बोलता है। किस प्रकार से इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करी जाएगी 48 आवर्स के अंतर्गत। अगर उनके लाइफ और लिबर्टी पे क्वेश्चंस आ जाता है तो लाइफ और लिबर्टी पे क्वेश्चन है तो 48 घंटे के अंतर्गत ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आरटीआई बिल की उत्पत्ति की अगर बात करें, कहाँ से शुरू होता है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 15 जून 2005 को तो ये पास होता है, लेकिन इसको मंजूरी 22 जून 2005 को दी गई है। लेकिन ये इफेक्ट कब होता है, तो 12 अक्टूबर 2005। ये तीनों के तीनों आपको बता दें, राजस्थान पीसीएस में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो लोग भी राजस्थान से देख रहे हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यस लिख सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। एक चीजें याद रखिएगा। दूसरी चीजें क्या है यहाँ पे, तो ये जो आरटीआई की उत्पत्ति हुई थी ना, वो आपके मजदूर किसान संगठन राजस्थान रूरल एरिया से जो निकल के आती है, वही इसकी उत्पत्ति करने में सबसे पहला रोल प्ले करी थी। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन से ही ये चीजें निकल के आई हैं। 1976 में एक केस आता है, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी इसको रखा गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंतर्गत भी इसको रखा गया है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन तो आपके फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया है। यहाँ पे इसको बाईपास कैसे कोई कर सकता है। अच्छा, प्रभाव क्या होंगे अगर इस प्रकार के बदलाव हो जाते हैं आपके इस एक्ट में। जो डाटा प्रोटेक्शंस जो बिल लेके आई है उसको अगर बदल देती है राइट टू इंफॉर्मेशन को, क्या इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो ये क्या जोड़ा है थोड़ा वो देख लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं प्रोविजन डाल रहा है कि किस प्रकार से ये राइट टू इंफॉर्मेशंस को, यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी को एक प्रकार से एग्जेम्पशंस कर देगा, यानी इनके दायरे से निकालता हुआ नजर आएगा अंडर सेक्शन 81J। ये याद रखिएगा, सेक्शन 81J राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ये चीजें डालनी जा रही है, जिसके कारण आपका प्रिवेसी राइट टू इंफॉर्मेशन इससे कहीं ना कहीं बाहर होते हुए नजर आएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो ये एग्जेम्पशंस नजर आएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी यहाँ पे चीजें आप कहीं ना कहीं पूछ नहीं सकते। ये जो बिल है ना, ये प्रपोज कर रहा है सीधे सीधे इसको यहाँ पे क्या अमेंडमेंट करने के लिए, इसको डालने के लिए 81J याद रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं किसके परव्यू को एक्सपेंड करेगा, तो एग्जेम्पशंस जो है ना, जो चीजें इसके दायरे में नहीं आएंगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देगा। तो इसके दायरे में नहीं आएंगे क्या, ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशंस। सीधे सीधे यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशंस यहाँ पे डिस्क्लोज करने के लिए इसके दायरे में नहीं आएंगे, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी बिल्कुल भी नहीं होगी। यही सारी चीजें हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए अगर गवर्नमेंट कोई भी बिल बनाती है देश हित में, तो क्या होना चाहिए। तो पहले मिसयूज नहीं होना चाहिए पर्सनल डाटा का, फिनेंशियल फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। गवर्नमेंट को बिगेस्ट डाटा रिपोजिटरी भी यहाँ पे अच्छे तरीके से रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इसका गलत तरीके से उपयोग ना हो सके, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये डाटा प्रोटेक्शन डिजिटल बिल अनफॉर्चुनेटली अगर बात करी जाए, दुर्भाग्यवश कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंपावर करेगा एग्जीक्यूटिव को, यानी जो भी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन ही नहीं ले पाएंगे। तो किसकी बातें यहाँ पे लोगों को उनकी राइट्स कहीं ना कहीं हनन होती हुई नजर आएगी। ये क्या इंक्लूड कर रही है, इतने ही नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन तक ही नहीं, ऑल सोशल ग्रुप, रिसर्च ग्रुप यहाँ पे इससे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो तो यही कह देंगे ना कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। I cannot share such kind of sensitive information to you people because of these are the extremely sensitive information. So how I can share with you? तो यहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा, मुंह पे ताले बंद करने पड़ेंगे। ऑटोनॉमी आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं सीधे सीधे छीन ली जाती है। स्वायत्तता, लिबर्टी, फ्रीडम की बातें बोली जा रही हैं। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल में इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए कि लोगों को ऑटोनॉमी दी जाए, जबकि इस प्रकार का यहाँ पे रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शंस लाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एम्पावर कर रही है क्या,
कि अपने स्ट्रेंथ को यहाँ पे किस प्रकार से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो बोर्ड होगा ना, इस प्रकार के मेंबर को क्या करेगा, कंपोजिट करेगा, यानी इसमें जितने भी मेंबर होंगे वो एक सिलेक्शंस कमेटी के द्वारा यहाँ पे चीजें होंगी, और ये जो रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और अदर मेंबर हैं ये इन्हीं के द्वारा हो पाएंगे। पेनाल्टी की बात करी जा रही है, अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है जो पर्सनल डाटा को इसको रिलीज कर देता है, डिस्क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, तो यहाँ पे एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाई गई है जो अभी आपको बता रहा था। ये इम्पावर है, इसके अंदर शक्ति भी दी गई है, कोई भी इस प्रकार का कृत्य करता है तो 500 करोड़ रुपए, ये भैया 50,000 नहीं है, 500 करोड़। बताइए, इतना अमाउंट तो हमको लगता है कभी भी किसी पे पेनाल्टी नहीं लगी होगी। अब देखते हैं पहली पेनाल्टी किस पे लगती है। तो ये चीजें हैं जो रेज करेंगी सीरियस अप्रीहेंशन। बात करी जा रही है किसी भी प्रकार से अगर कोई चीजें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं इस बोर्ड को भी यहाँ पे क्या बोली जा रही है, कंट्रोल जो बोर्ड बनाई जा रही है डाटा प्रोटेक्शन को, इसको भी एक दायरे में सीमित करके बांध दिया गया है यहाँ पे। दूसरी तरफ कोई भी मिसयूज यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यहाँ पे पॉलिटिकल अपोजिशंस के द्वारा, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी चीजें होती हैं तो ये जो हैं इस प्रकार के फाइन लगाने में सक्षम हो जाएंगे। सिटीजन की यहीं पे बात करी जा रही है, तो क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, सिटीजन को यहाँ पर लेकर के चला जा रहा है कि ये चीजें जो एम्पावर कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और शक्तिशाली बना रही हैं, वहीं पे लोगों की डेमोक्रेटिक राइट्स, इंफॉर्मेशंस, इस प्रकार की राइट्स का हनन होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर इस प्रकार से लोकतंत्र की हम बात करते हैं, जहां पे लोकतंत्र में अगर लोगों के राइट्स की अगर हम बात करें तो लोगों के राइट्स को फंडामेंटल राइट में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां आता है, तो आपके सबसे पहले पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक ये चीजें मेंशन है, तो ये चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले 12 से लेके 35 में। अच्छा, आर्टिकल 12 में क्या मेंशन है, तो ये स्टेट्स है और इसकी बहुत ही ब्रॉड स्ट्रक्चर और डेफिनेशंस दी गई है आर्टिकल 12 में, याद रखिएगा। आर्टिकल 32 में क्या है, तो रेमेडीज दी गई है, किस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पे कोई भी इश्यू होती है तो उसकी उपचार रेमेडीज हम कर सकते हैं, एक पावर दी गई है उसकी, तो ये चीजें याद रखिएगा। दूसरी चीजें 12 से लेकर के 35 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपको याद होना चाहिए, सारी की सारी आपको मैं कई बार स्लाइड में बता भी चुका हूं, सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद होना चाहिए। सबसे पहले बात करी जाए 14 से 18 तक, तो ये राइट टू इक्वालिटी आती है। दूसरा 19 से 22 तक, तो ये फ्रीडम की राइट्स आती है। दूसरा यहाँ पे क्या आता है, राइट टू रिलीजन आती है, इसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन आती है। दूसरी चीजें क्या आती हैं, यहाँ पे कल्चरल एजुकेशंस राइट आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फंड्स एंड क्लाइमेट इनइक्वालिटी की तरफ, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल निकला है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फंड्स किस प्रकार से इनइक्वालिटी की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट, यानी जो भी आपके पर्यावरणवादी हैं, जो क्लाइमेट को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम इस प्रकार के एक्टिविस्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे, वो क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट रेज कर रही हैं क्लाइमेट एडाप्टेशंस को लेकर के, किस प्रकार के इसको सॉल्व किया जाए। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिसेंटली आप एक आइलैंड था, आइलैंड ऑफ रोड्स, ये आइलैंड ऑफ रोड्स कहाँ है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि मैं इसको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये यहाँ पे फायर लगी है, तुर्की में भी बहुत ज़्यादा फायर लगी थी, इंग्लैंड में, यूएसए में, कनाडा में यहाँ पे फायर लगी है। फायर क्यों लगती है, जब यहाँ पे टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर से ऊपर बढ़ जाता है, तो हम लोग प्रदूषण मचाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आग तो लगाएगी ही लगाएगी। अब जो जंगल होते हैं, सूखे होते हैं, बहुत सारे नेचुरल भी कॉजेज होते हैं, मैन मेड भी, एंथ्रोपोजेनिक भी कारण होते हैं आग लगने के। तो यहाँ पे सब सहारन अफ्रीका, तो जो अगर अफ्रीका है ये, तो अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है सब सहारन पार्ट आता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली जा रही हैं, तो लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया यहाँ पे हिस्टोरिकली यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहे हैं।
इसका क्या मतलब हुआ? यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा कौन दे रहा है? जो डेवलप कंट्री हैं, क्योंकि फैक्ट्री कहाँ पे है? वहीं पे। पॉल्यूशंस कहाँ पे है? वहीं पे। तो इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा सब सहारन वाले रीजन को ही फेस करना पड़ रहा है। किस प्रकार की चीजों से? तो क्लाइमेट डिजास्टर से, क्लाइमेट पॉल्यूशन से इनको सबसे ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है और ये अपने लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगी असिस्टेंस। दूसरी चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं? ग्लोबल एवरेज इमिशंस की अगर बात देखी जाए यहाँ पे, तो जो पर कैपिटा है ना, यहाँ पे पर कैपिटा यानी पूरे पॉपुलेशंस की बात करी जा रही है, तो उसमें एक लोगों को यहाँ पे चेक करी जा रही है। तो पर कैपिटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे डबल हो गया है ये टारगेट, जो पर कैपिटा ग्लोबल इमिशंस है। हम कहीं ना कहीं रुक नहीं रहे हैं, हम और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। किसकी तरफ? पोल्यूशन, कार्बन इमिशंस और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर जो है राइज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ क्या बोली जा रही है? 4.7 पर कैपिटा सिंस 2010। तो 2010 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 4.7 टन पर कैपिटा थी, जबकि बात करी जा रही है अफ्रीका और इंडिया की, तो ये दोनों कंसिस्टेंटली इसके नीचे हैं। तो इंडिया भी इतना पॉल्यूशंस नहीं मचा रहा, हालांकि डेवलप तो हो रहा है लेकिन इतना पॉल्यूशंस नहीं मचा रहा। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग बहुत पहले से इन्वायरमेंटलिस्ट रहे हैं। आपको याद ही होगा हमारे भारत में जो रिलीजन में हर एक गॉड को एक विचित्र एनिमल से उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन से जोड़ दिया गया है। बात करी जा रही है शंकर भगवान की तो सांप से, बात करी जा रही है गणेश भगवान की तो यहाँ पे हम लोग चूहा या मूषक से ऐड करके देखते हैं। उनके भाई बात करी जा रही है कार्तिकेय की तो मोर से, यहाँ पे गायत्री माता की बात करी जा रही है तो हंस से। हर प्रकार के हम कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन से बहुत एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। ऐसी चीज़ें हैं, अपने कल्चर में इम्बेडेड चीज़ें हैं। तो हम कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से लेकर के, पहाड़ों को लेकर के, जानवरों को लेकर के हर लोगों को उनको रिस्पेक्ट के नज़र से देखते हैं, उनको पूजते भी हैं। ये हमारी कल्चर है, इतनी ब्रॉड कल्चर है, इतनी एंशिएंट टाइम से हम चीज़ों को चलाते आ रहे हैं। दूसरी क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? तो अभी स्पीडली अगर देखा जाए तो ये 8 टन के ऊपर पहुंच चुकी है, यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। क्या? ये ग्लोबल इमिशंस जो चीजें देखी जा रही हैं। यहाँ पे चाइना जो है, ये जो ग्लोबल एवरेज है 2004 में ही इसको क्रॉस कर चुका है। अभी अगर बात करी जाए तो 8 टन के आसपास ये चीजें क्रॉस हो गई हैं। यूरोप और ओशियाना भी इसी को ज्वाइन करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ यूएई और यूएसए के जो इमिशन है ना, वो तो डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन अभी भी ये हाईएस्ट हैं पर कैपिटा इनकम में। ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो कि आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये सारी डिटेलिंग जो आपको दी है ना, वो मैं क्लाइमेट को लेकर के यहाँ पे डिटेलिंग दिया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कार्बन इमिशंस पर कैपिटा यहाँ पे देखी जा रही है 1980 से लेकर के 2021 तक कि किस किस जियोग्राफिकल रीजन में यहाँ पे टन पर कैपिटा इंक्रीज हुई है। तो 2020 का देख लिया जाए, 1980 का देख लिया जाए तो देखिए 1990 के आसपास में यहाँ पे इंडिया यहाँ पर था, 2020 के आसपास इंडिया यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशंस को कम करते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे अगर यूएई की बात करी जाए तो यहाँ पर था और ये 21.8 यानी लगभग 38 से सीधे 21 पे आया है। तो किसका किसका गिरा है? देखिए क्वेश्चंस तो यूपीएससी बनाने में माहिर है, तो कहीं ना कहीं जब वो वियतनाम के एक कंट्री से क्वेश्चंस पूछ सकता है तो आपके पोल्यूशन से क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ सकता? तो याद रखिएगा ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पूछेगा सीधे सीधे किस कंट्री की पोल्यूशन डिक्लाइन है लेकिन अभी भी हाईएस्ट है, तो सीधे सीधे यूएई और यूएसए नाम ले लीजिएगा आंख बंद करके। ओशियाना जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं उसकी भी यहाँ पे लेवल है। ये चाइना का लेवल देखिए 2000 से कैसे तीव्र गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के आसपास अभी है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है टोटल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है कि वर्ल्ड बैंक और इसके जो फ्रैक्शंस ऑफ द रीजन है टोटल जीडीपी में 2019 और 20 की यहाँ पे देखी जा रही है किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट चल रहा है। ईस्ट एशिया पैसिफिक 1%, यहाँ पे साउथ
सहारन अफ्रीकन में 1.3%, यूएसए में 0.03%। ये देख सकते हैं क्या आंकड़े अभी दिए गए हैं। देखिए आंकड़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट कोई भी डाटा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजेज आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको कैसे मेंस के एग्जाम में आप डाल रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा। यहाँ पे क्या चीजें बोली गई हैं, तो जो यहाँ पे टोटल अप्रूव्ड क्लाइमेट फंड है और एक्चुअल फंड जो यहाँ पे दिए गए हैं उसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। जो एक्चुअल फंड अलॉट करे जाते हैं और जो यहाँ पे फंड दिए गए हैं टोटल टुवर्ड्स ईच रीजन, यहाँ पे वो चीजें दिखाया। तो बताइए अलॉट किया गया इतना, मिला इतना, किस रीजन में? ईस्ट एशिया पैसिफिक। यूरोप और सेंट्रल एशिया की बात करें तो इतना अलॉट हुआ, मिला इतना, यहाँ पे इतना डिस्पर्स हुआ, यहाँ पे अप्रूवल इतना ही आया। तो ये सारी कंट्री हैं जो यहाँ पे कम फंड मिल रही हैं, यानी पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कैसे मिटिगेशंस होगा, बात ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो मेन फैक्टर जो यहाँ पे है फिनांस का है, जो कि निकल के आता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें किसी भी फील्ड में फिनांस का। डेप्ट स्टेज हाई रिस्क, डेप्ट स्टेज मॉडरेट और लो, इस प्रकार के कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। आशा करते हैं क्लाइमेट फंड के इम्पैक्ट और कौन सी कंट्री ज्यादा कार्बन इमिट कर रही हैं, कौन सी डिक्लाइन स्टेज पे हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रहा है वो पेमेंट ब्लॉक को निकल के आ रहा है। आखिर क्या है, किस चीज में पेमेंट ब्लॉक कर दिया गया है, वो सारी चीजें देखी जाएगी। तो यहाँ पे 14.2 करोड़ एक्टिव मनरेगा में वर्कर हैं, ऐसा बात बोला जा रहा है, जो डिपेंडेंट हैं अपने इस फैमिली इनकम को लेकर के, यानी यही इनकी फैमिली इनकम है। अगर इनको जॉब ये चीजें नहीं मिली तो एक दिन की भी कमाई इनकी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे टोटल सम की बात करिए तो 2770 करोड़ वो है वेस्ट बंगाल पे। इसका क्या मतलब होता है, तो सेंटर को देना है ये वेस्ट बंगाल को 2770 करोड़, जो अभी बाकी है, नहीं पे किया है सेंटर, ये चीजें याद रखिएगा। तो अच्छा ये स्कीम ऐसी है कि 60% और 40% का शेयर होता है, सेंटर ये देता है और स्टेट ये देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन्वोक किया है सेक्शन 27, जिसके कारण यहाँ पे ये फंडिंग को रोक दिया गया है और 7500 करोड़ के आसपास ब्लॉक पेमेंट यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। ये 2 दिसंबर 2021 से ही पेमेंट नहीं हुई है। सेंटर यहाँ पे 6366 करोड़ एमजी नरेगा वेजेज के लिए 18 स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में इस प्रकार की चीजें लेकर के आया और प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट ही अभी ब्लॉक हो गई है। उसका क्या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो अभी आपको बोले 60% और 40% का आंकड़ा से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और इश्यू निकल के आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारे स्टेट में पेमेंट फंसी हुई है, जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पेमेंट फंसा हुआ है, सेंटर पेमेंट नहीं किया है। तो एमजी नरेगा का बैकग्राउंड देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2005 में ये एक्ट आया एमजी नरेगा, इसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत में लेबर लॉ और उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर के ये गारंटी आपको जॉब देती है, यानी राइट टू वर्क, एक प्रकार से कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, ये 23 अगस्त 2005 को ये चीजें पास होती हैं, याद रखिएगा। यूपीए गवर्नमेंट के अंतर्गत, जो कि मनमोहन सिंह वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी चीजें क्या है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर थे रूरल डेवलपमेंट, तो रघुवंश प्रसाद सिंह जी थी, जो इसको पास कराते हैं, बिल पेश करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो 100 दिन आपको जॉब मिलेगा, आपको 5 किलोमीटर के एरिया में, याद रखिएगा। वुमेन यहाँ पे गारंटी है 1/3 जॉब वुमेन को मिलेगी इसके अंतर्गत। दूसरी चीजें क्या है यहाँ पे, तो 15 दिन के अंदर अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको पेंशन मिलेगा, यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अपने पेंशन को, ये चीजें याद रखिएगा। 5 किलोमीटर बता ही दिया, 5 किलोमीटर के अंतर्गत जॉब मिलनी चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंसेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। पीवी नरसिंहा राव यहाँ पे फर्स्ट इसको प्रपोज किए थे 1991 में। एमजी नरेगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, याद रखिएगा। तो ग्रॉस रूट लेवल से ये चीजें ऊपर को जाती हैं। शुरुआत इसकी हुई थी 2 फरवरी 2006 में, तो ये चीजें याद रखिएगा। ये पास किया गया बिल, यहाँ से स्टार्ट किया गया 2 फरवरी, और इसका जो नरेगा से नाम बदलकर एमजी नरेगा किया गया
2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पे किया गया। ये सारी डिटेलिंग जो आपको दिया, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अभी जो चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है और चंद्रयान 3, ये तीनों की चीजें जो हैं हम लोग चंद्रमा के मिशन से जोड़ करके देखते हैं। आपको पता ही होगा, अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 जो है आपके इसरो ने यहाँ पे लॉन्च किया है। और साथ ही साथ इस बार क्या क्या चीजें हैं, तो इस बार जो चीजें हैं वो आपका क्या है, लैंडर और रोवर। लेकिन इस बार ऑर्बिटर जो है नहीं डाला गया, क्योंकि जो पिछला बार सेकेंड वाले में हम लोग भेजे थे वो ऑर्बिटर जो है कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, यानी फंक्शनल है। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, 1 अगस्त को ट्रांसलूनर इंजेक्शन होगा। ये क्या होता है, तो ये देखिए, जब पृथ्वी की ये चीजें हैं, जब पृथ्वी का 4 से 5 बार परिक्रमा करता है धीरे धीरे, और देखिए ये अपनी दूरी कैसे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखें तो इस प्रकार से पृथ्वी की दूरी से बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और जब इसको इंजेक्ट किया जाता है चंद्रमा वाले ऑर्बिट में, तो इसी को ट्रांसफर करता है और इसी को ट्रांसलूनर इंजेक्शंस बोलते हैं। ये चीजें हो गई होंगी क्लियर, क्योंकि ये न्यूज में आ गया है और 1 अगस्त को इसको डाला गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेम प्रोसेस यहां भी करेगा और जाकर के यहां पे लैंड करेगा, और जो लैंडर होगा वो जाकर के चंद्रमा पे लैंड करेगा। और इस बार का रीजन क्या, पिछली बार भी यही रीजन था, इस बार भी यही रीजन है। तो चंद्रमा के साउथ वाले रीजन में जाकर के लैंड करेगा, जहां पे आशा किया जा सकता है बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और 23 अगस्त को लैंडर यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5:27 PM पे यहाँ पे क्या होगा, जाकर के लैंड करेगा। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त, 1 अगस्त, और लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। तो ये चीजें, और रॉकेट का क्या नाम है जो लेकर के गया यहाँ पे, तो LV-M3M4 इसका नाम है, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा से ये चीजें निकली हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये जो है अपनी जर्नी तय कर रहा है। इसके अंदर से यहाँ पे क्या निकलेगा, ये 6 पहिए जो होते हैं लैंडर के, ये देख सकते हैं। इसके अंदर से निकलेगा क्या, इसके अंदर से रोवर निकलेगा। रोवर क्या होता है, तो वहां पे चंद्रमा के सतह पे यही है जो निकल के घूमेगा। तो ये सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। 1 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में इसको डाला जा चुका है सक्सेसफुली, जो कि अचीवमेंट है ये। और आगे इसकी जो इसी तरीके से डेवलप होती रहे, इसी तरीके से सक्सेसफुल होती रहे, ये हमारी कामना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं एपेक्स कोर्ट डिसमिस कर दिया है चैलेंज को, जो पेन मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट लाया गया है। तो यहाँ पे किस चीज पे क्लेम किया गया कि ये कोस्टल एरिया को हैम्पर करेगा, इसको बना दिया गया है यहाँ पे। तो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे इस चैलेंज को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया। अच्छा, ये किस पार्टी के द्वारा बनाया गया, तो DMK पार्टी, याद रखिएगा, तमिलनाडु का पार्टी है। दवित्रा मुनित्रा खजगम ये पार्टी है, तमिलनाडु की पार्टी है। यहाँ पर ये चीजें बनाई गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये आइकन है, इन्हीं से लेकर के जुड़ी हैं, इसी पार्टी से जुड़ी हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेन का सिंबल बना है। क्वेश्चंस आए किस स्टेट में, तो ये भी चीजें याद रखिएगा। कौन सी पार्टी, ये भी याद रखिएगा। क्या सिंबल बना है, ये भी चीजें सब याद रखना है। म्यांमार जुनता, यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो ये सेव ऑफ की हैं 6 ईयर, यानी इनको 6 साल की सजा कर दी गई है। 33 साल की पहले सजा थी, अब 6 साल की सजा कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनको नोबल पीस पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। किस ईयर में इनको नोबल पीस पुरस्कार मिला है, वो मेरा आपसे क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो इनके टर्म को घटा दिया गया है। और साथ ही साथ देखते हैं किस प्रकार से म्यांमार में जो गवर्नमेंट है, जुनता का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो ये मिलिट्री की फोर्स है जिसको जुनता कहा जा रहा है, जो यहाँ पे रूल कर रही है, अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटाकर रूल कर रही है। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मिलिट्री की रूल आ चुकी है। थाईलैंड में इस प्रकार की भी चीजें चल रही हैं, म्यांमार में इस प्रकार की भी चीजें चल रही हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इन कंट्रीज में चल रही हैं, बहुत सारे हैवी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम क्या रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ जीनोसाइड था, याद रखिएगा। याजिदीज
याजदीज के खिलाफ जो चीजें चली थी वो एक्ट ऑफ जीनोसाइड था, यानी कहीं ना कहीं नस्ल को खत्म करने के लिए यहाँ पे जीनोसाइड का वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे क्या चीजें बोली गई हैं, इस्लामिक स्टेट के द्वारा इस प्रकार की चीजें चली गई हैं। और ये कब हुई थी, तो 2014-15 में कहाँ पर, इराक में ये चीजें हुई थी, याद रखिएगा, इराक में। तो याजदीज कहाँ के हैं, इराक के हैं, इसको हटाने की बातें बोली जा रही थी। तो यहाँ पे जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, याद रखिएगा, यहाँ पे चाइना विल ऑलवेज स्टैंड, क्या बात बोलेंगे, तो पाकिस्तान का ये एलाई है, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान के जो पीएम हैं शरीफ साहब चाइना पहुंचे हैं, सीपेक देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सिग्नेचर कर रखे हैं बोर्ड पे ये लोग, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो सीपेक प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर कहाँ पे है, तो आपको बता दें ये अपना भारत है, अगर मैप सही बना नहीं लेकिन फिर भी, तो यहाँ से ये इस वाले रीजन से निकल के पाकिस्तान के यहाँ पे तो पाकिस्तान में पहुंचता है, ये अपने इंडिया वाले रीजन से निकल के आ जाता है, यही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो याद रखिएगा इस पे ये क्या बना रहा है, रोड बना रहा है, कनेक्टिविटी मल्टी लेन कनेक्टिविटी बनाया हुआ है, जिसके कारण इसी को यहाँ पे फोकस किया जाए। तो आयरन क्लैड यहाँ पे फ्रेंडशिप बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो 10वीं एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी डिटेलिंग दे दूंगा मैं। जो डॉक्सुरी साइक्लोन है उसके ऊपर ये चीजें सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर जा रही है। 20 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, कई सारे लोग गुम भी हो चुके हैं। चाइना में जो अभी रिसेंटली क्या आया, तूफान जब आया तो वहां पे कई सारे लोगों की डेथ कर दिया। अच्छा, ये जो तूफान आया ये फुजियन प्रोविंस को ज्यादा इम्पैक्ट किया है, ये भी चीजें याद रखिएगा। अब चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में चल करके डिटेलिंग देखेंगे कि ये डॉक्सुरी तूफान जिसे टाइफून भी बोलते हैं। अच्छा, टाइफून कहाँ कहाँ बोलते हैं, तो जो चाइनीज ओशियंस है ट्रॉपिकल से बगल में जो ईस्ट चाइना सी है उस वाले रीजन में जब कोई चीज आती है तो उसे टाइफून बोला जाता है। यह एक सुपर टाइफून था जिसे फिलीपींस में ईगे के नाम से जाना जाता है। तो फिलीपींस में ईगे और चाइना में डॉक्सुरी, याद रखिएगा। यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये भी एक ट्रॉपिकल ही साइक्लोन है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये फिलीपींस, ताइवान, चाइना इन कंट्री को डैमेज करता हुआ, इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये 5वां इस प्रकार का साइक्लोन है 2023 में। अगर बात करी जाए तो पैसिफिक टाइफून सीजन की हम देखते हैं तो इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। ये इंटेंसिफाइड हुआ टाइफून फिलीपींस से, यानी फिलीपींस से ओरिजिन हुआ, याद रखिएगा, और लैंडफॉल किया कहाँ पे, बबुआन आइलैंड में, याद रखिएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइक्लोन के फॉर्मेशंस की बैकग्राउंड थोड़ी सी देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल होना चाहिए वो देखेंगे। तो सबसे पहले सी टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, और जो विंड की स्पीड है उसमें भी चेंजेस होने चाहिए। लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशंस होने चाहिए, यानी सतह की बात करी जा रही है उसमें साइक्लोनिक सर्कुलेशंस होनी चाहिए। दूसरा क्या बातें बोली जा रही हैं, अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए सी लेवल सिस्टम से, अगर देख करके बातें करी जा रही हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में ये चीजें मैं डिवाइड कर दिया हूँ जो इजी होगा आपको समझने के लिए। तो पहला किस प्रकार से फॉर्म होगा, दूसरा किस प्रकार से बड़ा हो जाता है जिसे मैच्योर बोलेंगे, तीसरा किस प्रकार से खत्म हो जाता है जिसे डेड बोलेंगे। तो फॉर्मेशन, मैच्योर और मॉडिफिकेशन यानी डीके, इस चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइक्लोन शुरू कैसे होता है, क्या कारण है, तो जो समुद्र में वाटर सरफेस है वो गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण गर्म होने से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर जाते हैं, और उसकी जो वेपर होती है वो ट्रोपोस्फीयर में पहुंच के बहुत ज़्यादा क्यूमुलस क्लाउड क्रिएट करती है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस से ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, कन्वेक्शन क्या होता है, तो यही प्रोसेस है जब, कहाँ पे लिखूँ, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, जब ये वार्म वाटर होते हैं, वार्म वाटर, तो ये अपना तीव्र गति से ऊपर की तरफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये कोल्ड हो जाते हैं तो सिंक हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यही चीजें हैं, इसी को कन्वेक्शंस बोला गया है। ये हीट जो है ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, इस कन्वेक्शंस प्रोसेस से चीजें निकल के आती हैं और ह्यूज क्लाउड क्रिएट करती हैं। कौन सा,
क्यूमुलस क्लाउड। याद रखिएगा, मैच्योर स्टेज की जब बात करी जा रही है तो ये यहाँ पे आते आते यही चीजें और ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाती हैं, क्यूमुलस क्लाउड, और इंटेंसिफाई हो जाती हैं, ये थंडर स्टॉर्म आने लगती हैं, इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो ट्रोपोपॉज लेवल पे ये चीजें होती हैं जो कि एयर फैल जाता है, यानी बादल फैल जाते हैं और एक पॉजिटिव प्रेशर हाई लेवल प्रोड्यूस हो जाती है। अगर बात करी जाए आई ऑफ द स्टॉर्म की, तो यहाँ पे जो तूफान होता है, मान लीजिए ये तूफान है, तो यहाँ पे जो आई है ना, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा यहाँ पे, तो हाई से लो प्रेशर की तरफ उठती हुई नजर आएगी। नीचे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तो यहां से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी, हाई से लो प्रेशर की तरफ। ये एक साइक्लोन बहुत तीव्र गति से चलता हुआ नजर आता है, खास करके कंसेंट्रिक पैटर्न में ये चीजें चलती हैं, यानी गोल गोल जो चीजें हैं कंसेंट्रिक, उस पैटर्न में चलती हुई नजर आएंगी। तो ये कब समाप्त होती हैं, तो ये जब बिगिन होती हैं यहाँ पे, और जा करके जब ये लैंडफॉल जब तक नहीं करती तब तक ये चीजें समाप्त नहीं होती, और जब लैंडफॉल हो जाती हैं तब ये कट ऑफ होती हैं, तब ये समाप्त होती हैं। तो ये हाई स्पीड और वार्म एक्सट्रीमली जो है, ये इस सब चीज को यहाँ पे शुरुआत करके जब निकलती हैं, तो यहाँ पे जब लैंडफॉल होती है, यानी पहुंचती हैं जब एरिया में जो यहाँ पे जमीन होती है समुद्र से निकलने के बाद, तो यहाँ पे जाकर के ये लैंडफॉल करती हैं, तब जाकर के ये समाप्त होती हैं। ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, क्या इसके पहचान है, तो सबसे पहले सर्कुलर शेप होने चाहिए यहाँ पे, इसमें साइक्लोन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी, तो इसकी डायमीटर जो है 150 से 300 किलोमीटर, इसकी आई जो है सेंटर में यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे कोई फ्रंट फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई फ्रंट यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रंट क्या होता है, एक जगह ये फ्रंट है, एक जगह ये फ्रंट है, कोल्ड या हॉट, ये दोनों फ्रंट से तैयार नहीं होता है। इसकी अलग कोरियोलिस फोर्स, टेम्परेचर, ये सब इम्पैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे लेटेंट हीट एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है। वेलोसिटी की बात करी जाए 50 से 300 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड ऑटमन सीजन में आती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे 12 किलोमीटर वर्टिकली ऊपर तक यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि टॉरेंशियल रेन का कारण बनते हैं और डैमेज करते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, जो कि आपको मैं सारी डिटेलिंग दे दिया। अब देखेंगे कहाँ कहाँ टाइफून बोले जाते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार के साइक्लोन होते हैं। ये वर्ल्ड का जो मैप है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखेंगे इसको, तो टाइफून आप देख सकते हैं पैसिफिक वाले रीजन में, जब ये एशिया वाले जोन को, खास करके चाइना और रसिया, इन सब जोन में जब आ जाता है तो ये टाइफून बोला जाता है। किस किस सीजन में, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो अप्रैल और जनवरी, और यहाँ पे बात करी जाए अप्रैल से दिसंबर तक चीजें चलती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन ओशियन में, हम लोग इसको अक्टूबर और मई में ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन रेयर साउथ अफ्रीका में मिलता है। यहीं पे बात करी जा रही है अमेरिका में, तो ये हरिकेन्स बोला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को विली विली के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। विली विली एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ऑस्ट्रेलिया के साइक्लोन को विली विली बोला जाता है। ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको बताया मैं। साइक्लोन की उत्पत्ति आपको बताया मैं, फिलीपींस से हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको जानना। और निकल के कहाँ तक पहुंची है, तो फुजियन प्रोविंस तक यहाँ पर पहुंचती हुई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करी है। एसएस 2023 की जो ट्रॉफी है, यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे यूनिक ये गेम चला है। एसएस ट्रॉफी यहाँ पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दो कंट्री के बीच होती है। ये ट्रॉफी जो है 2 और 2 से क्या हो गया है, टाई हो गया है। ये चीजें याद रखिएगा, यानी ये दोनों के साथ शेयर हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। इस बार जो कि न्यूज में था, ऐसा माना जा रहा था ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस यहाँ पे होगा, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच पहले ही जीत चुकी थी, लेकिन पुनः बैक होता है यहाँ पे इसके खिलाड़ी का, स्टुअर्ट ब्रॉड का और भी मोइन अली का। तो इस प्रकार के यहाँ पे चीजें होती हैं और गेम जो है बदलता हुआ नजर आता है। और एसएस ट्रॉफी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाई हो जाता है। तो न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, जो कि चल रहा है। न्यूज और फैक्ट्स को देखा जाए तो यहाँ पे पटना हाईकोर्ट क्या है, तो जो बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे निकाल रहा था,
यहाँ पे उसको अलाउ किया। यही है हाई कोर्ट जो पहले कहा था कास्ट बेस्ड सर्वे तुरंत रोकिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली क्या बोला कि आप चालू कर सकते हैं। सचिन बिश्नोई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेन एक्यूज है यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला मर्डर, यानी ये जब गाड़ी से जा रहे थे तो इनको गाड़ी के अंदर ही गोली मार दी गई है, याद रखिएगा, यहाँ पे यही वो पर्सनालिटी है। तो अजरबैजान से भारत में इनको बुला दिया गया है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यहाँ पे इन्फॉर्म करती हुई नजर आ रही है। भारत राष्ट्र समिति यहाँ पे क्या है, तो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो के चंद्रशेखर राव जी हैं, यहाँ पे क्या डिमांड किए हैं, तो भारत रत्न डिमांड कर रहे हैं। किसके लिए, तो यहाँ पे एक पोएट है महाराष्ट्र के अन्ना भाऊ साठे, अन्ना भाऊ साठे के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इस पे अपना विचार प्रकट करे और ये सेंटर से गुहार लगाए। तेलंगाना भी इसके लिए डिमांड कर रही है। जालेसर धातु शिल्प, जालेसर धातु शिल्प जो कि मेटल क्राफ्ट है। गोवा मनकुराद मैंगो, गोवा की मनकुराद मैंगो, और गोवा की बेबीन का, उदयपुर की कोफ्तगारी मेटल, बीकानेर की काशी डाकरी क्राफ्ट, जोधपुर की बंदेज क्राफ्ट, बीकानेर की उस्ता कफला क्राफ्ट, ये सारे लोगों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। तो ये जीआई टैग क्या होता है, जब भी जीआई टैग मिलेगा तो ये अपने विशेष क्षेत्र की एक पहचान दिखाती हैं, वहीं पे इनका प्रोडक्शंस और सेलिंग होता है, ये चीजें याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे बेल देता हुआ नजर आ रहा है, किसको, वर्नव गोंजाल्वेस और अरुण फेरेरा को। भीमा कोरे गांव केस में इनको 2018 में अरेस्ट कर लिया गया था। किस एक्ट के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आता है। क्वेश्चंस ये भी पूछा है, कब आता है। झेलम नदी, जो हर बार एक नदी कंप्लीट करता हूं यहाँ पे, उसको देखेंगे तो रिवर इन द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वेरीनाग से होकर के ये इंडियन एडिशनल टेरिटरी जम्मू और कश्मीर से होकर के पाकिस्तान में गुजरती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये पाकिस्तान नहीं है, आज़ाद कश्मीर तो अपना भारत ही है, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं, इट इज वेस्टर्न मोस्ट ऑफ 5 रिवर, जो पंजाब में 5 रिवर चलती हैं तो ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर जानी जाती हैं। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, कहाँ, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, 725 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। संस्कृत में यानी ऋग्वेदा में इसको क्या बोला गया है, विटाष्टा बोला गया है, याद रखिएगा, झेलम को विटाष्टा बोला गया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है यहाँ पे आर्मी क्रॉस करी झेलम 326 BC, और बेटल ऑफ हिदास्पस जो रिवर, इसी रिवर पे यहाँ पे पोरस से युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। दूसरी चीजें क्या है, ही बिल्ड सिटी बउकेल्फा, तो बउकेल्फा जो है इसके घोड़े का नाम था, अपने घोड़े के नाम पे ही इस सिटी का ये नाम रख देता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है कई बार। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो पूंछ रिवर, सुखनाग रिवर। राइट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो अरपथ रिवर, लीडर रिवर, नीलम रिवर, सिंध रिवर, कुन्हार रिवर और पुहरू रिवर। ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्वेश्चंस कहीं से बन सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो अभी आपको रिवर दिखाया मैं, वो किस प्रकार से जाकर के चेनाब में यहाँ पर मिल जा रही है और चेनाब इंदस में मिल जाती है, तो निकल के आती है आपके यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर बार ग्लोसरी देता हूँ, उसका मीनिंग देता हूँ, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्द, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेथर्जिक का क्या मतलब होता है, सुस्त, इसका क्या सिनोनिम्स है, टॉर्पिड, लैंग्विड और स्लगिश। ये इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन सीधे पूछ देता है। एंटोनेम्स की बात करी जाए तो एनर्जेटिक, लिवली और एक्टिव। इन ऑक्वस का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे हानि हर्मिक, ऐसा चीज है जो हानि न हो, हानि हर्मिक होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स हार्मलेस, सेफ, नॉन टॉक्सिक। एंटोनिम्स हार्मफुल, डेंजरस, टॉक्सिक। ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको दिया। मैं आशा करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट आपके लिए कमेंट सेक्शंस में ओपन किया हूँ, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर मी, सो इट एम्पावर मी अ लॉट टू डू द वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।